हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ओज या ओजस। आपके सिलेबस में ओजस टर्म से दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे क्रिया शरीर बीएमएस फर्स्ट ईयर के जो सेकंड पेपर है उसमें हम लोग ओज की बात करते हैं। और ओज को अगर हम देखें तो आयुर्वेद में ओज है, लेकिन मॉडर्न में कहीं ना कहीं जो हम लोग इम्यूनिटी पढ़ते हैं, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात रोगों से लड़ने के प्रति जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जो रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसी को आयुर्वेद में व्याधि क्षमत्व भी कहते हैं। व्याधि क्षमत्व अर्थात व्याधि के प्रति सक्षम है, उससे लड़ने के प्रति सक्षम है, उसको हम लोग ओज या ओजस कहते हैं, जो कि बीएमएस के क्रिया शरीर के अंतर्गत पढ़ना है। आइए देखते हैं इसकी सबसे पहले निष्पत्ति। इसको आपको याद कर लेना है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। उब्ज प्लस असुन प्लस ब लोप गुणश्च, तो इससे ये शब्द मिलकर ओज का निर्माण करते हैं। उब्ज प्लस असुन ब लोपह गुणश्च इक्वल टू ओज। तो इसको एज इट इज याद कर लेना है, दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो उब्ज धातु में, तो कौन सी धातु है? उब्ज धातु में असुन प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? उब्ज धातु है, असुन प्रत्यय में प्रत्यय होने से ब का लोप होकर, जो ब है उसका लोप, ब लोप, ब का लोप होकर उसका गुण करने से ओज शब्द की निष्पत्ति होती है। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। आप सिर्फ उब्ज प्लस असुन ब लोपह गुणश्च इक्वल टू ओज कर लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कि ओज की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य के शरीर में ओज की उत्पत्ति कैसे होती है। यहाँ देख रहे होंगे ओज की उत्पत्ति। तो आचार्य चरक ने ओज की उत्पत्ति किस तरह से मनुष्य के शरीर में होती है उसके बारे में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। प्रथमम जायते होज शरीरे अस्मि शरीराम सर्पी वर्णम मधुर रसम लाजगंधी प्रजायते। तो पहली लाइन क्या बता रहा है कि शरीर में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। दूसरी लाइन उसके वर्ण के बारे में बता रहा है, उसके रस के बारे में बता रहा है, उसका ओज का रस कैसा होता है, उसका गंध कैसा होता है। तो आप पहले बात करते हैं कि उसका उत्पत्ति के बारे में। तो शरीर देखेंगे, प्रथमम जायते ओज अर्थात प्रथमम जायते ओज शरीरे, शरीर में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। यहाँ शरीर का मतलब क्या होता है? गर्भ से लिया गया है। शरीर का मतलब गर्भ में, जब हम लोग देखते हैं कि शुक्र शोणी के संयोग से जब गर्भ की उत्पत्ति होती है तो उसमें सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले क्या होती है? ओज की उत्पत्ति, अर्थात ओज की उत्पत्ति के बाद ही रस रक्त आदि धातुओं की उत्पत्ति होती है। बिना ओज के रस रक्त धातुओं की उत्पत्ति नहीं संभव है। इसलिए प्रथम जायते ओज अर्थात सबसे पहले गर्भ के शरीर में सबसे पहले ओज की उत्पत्ति होती है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि उसका ओज का वर्ण कैसा होता है। तो सर्पी वर्णम, सर्पी अर्थात घृत के वर्ण के समान, सर्पी मतलब घृत के वर्ण के समान उसका वर्ण होता है। मधु रसम, मधु अर्थात शहद के रस के समान इसका रस होता है। और लाजगंधी, लाजगंधी अर्थात लाज मतलब धाने का जो लावा होता है जो फूटता है उसका जो गंध होता है उसके समान इसका गंध होता है। तो वर्ण कैसा होता है? सर्पी के समान अर्थात घृत के समान। मधु के समान रस होता है, मधु अर्थात शहद के समान उसका जो वर्ण गंध रस होता है। और धान के लावे के समान उसका गंध होता है। आइए अब बात करते हैं आगे की। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो सर्पी वर्ण है ये जन्म के समय है, जन्म से पहले, जन्म से पहले अर्थात गर्भ में, गर्भ में ओज का वर्ण सर्पी अर्थात घृत के वर्ण का है। लेकिन जन्म के बाद, जन्मोत्तर जिसको बोलते हैं, जन्मोत्तर, जन्म के बाद इसका वर्ण क्या हो जाएगा? रक्त, रक्तम ईशत सपीतकम। तो ध्यान दीजिएगा कि जो जन्म के समय या गर्भ के समय जो वर्ण बताया गया सर्पी वर्ण, अब वही जन्म के बाद जैसे ही जन्म हो जाएगा उसका जो ओज का वर्ण रक्तम, ईसत का मतलब थोड़ा, अल्प रक्त वर्ण का और थोड़ा सा पीत वर्ण का, मतलब थोड़ा रक्त वर्ण का थोड़ा पीत वर्ण का, ये ओज का वर्ण हो जाएगा। तो जन्म के बाद ओज का वर्ण रक्तम ईसत सपीतकम अर्थात ईसत रक्त वर्ण का, ईसत पीत वर्ण का, थोड़ा रक्त वर्ण का थोड़ा पीत वर्ण का। आइए बात करते हैं किस प्रकार से
ओज की उत्पत्ति होती है, उसमें आचार्य चरक ने क्या एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पर देख रहे होंगे ओज की उत्पत्ति में उदाहरण जो कि चरक ने दिया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे भ्रमरय फल पुष्पेभ्यो यथा संभ्रियते मधु तद ओज स्वकर्मभ्यो गुणय संभ्रियते नृणाम। अर्थात भ्रमर अर्थात भौरे जिस प्रकार से फलों और पुष्पों से जो रस होते हैं उसको इकट्ठा करके क्या करते हैं, मधु अर्थात शहद का निर्माण करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जिस प्रकार से भ्रमर फल एवं पुष्पों से रसों को एकत्र कर मधु इकट्ठा करते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन देखेंगे तद ओजम, उसी प्रकार से ओज का निर्माण भी होता है। जिस प्रकार से मधु का निर्माण होता है कि जो भौरे होते हैं वो फलों और पुष्पों से रसों को इकट्ठा करके मधु का निर्माण करते हैं, शहद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ओज का निर्माण होता है मनुष्य के शरीर में। कैसे कि जो मनुष्य के शरीर में गुण होते हैं उनके द्वारा, कर्मों के द्वारा, अर्थात कि उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में रहने वाले गुण अपने कर्मों के द्वारा ओज को एकत्रित करते हैं। तो स्वकर्मभ्यो जो गुण होते हैं अपने कर्मों के द्वारा ओज को एकत्रित करते रहते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जब आहार रस का धातु पाक होता है तो प्रत्येक धातु की उत्पत्ति के समय उस धातु के सार के रूप में ओज की उत्पत्ति होती है। तो ये बात आचार्य चरक ने कही है। तो बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखेंगे आचार्य सुश्रुत ने ओज को सभी धातुओं का सार बताया है। अर्थात जो सभी धातुएं होती है, रस रक्त मांस मेद आदि धातुएं, उनका सभी का एक सार होता है, वो ओज होता है। उसके बाद मतलब शुक्र धातु के बाद कहीं ना कहीं ओज की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र धातु का सार या सभी रस से लेकर शुक्र धातु का सार क्या होता है, ओज होता है। किस तरह से बताया है इसको हम लोग श्लोक के माध्यम से देखते हैं। यहाँ देख रहे होंगे सुश्रुत ने कहा है रसादि नाम सुक्रांता नाम धातु नाम यत् परम तेजस्तत खलु ओजस्त देव बलम इति उच्यते स्वशास्त्र सिद्धांतात्। अर्थात रस से लेकर शुक्र तक, रस आदि नाम शुक्रांता नाम मतलब रस धातु से लेकर शुक्र धातु, जो अंतिम धातु शुक्र धातु है उसका परम तेज भाग क्या होता है, ओज होता है। उसका परम तेज भाग ओज होता है। अर्थात रस से लेकर शुक्र धातु तक जो सातवें धातुएं होती है उनका परम और तेज भाग का जो सार भाग होता है उसको ओज कहते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में स्वशास्त्र सिद्धांत, आयुर्वेद शास्त्र में इसी ओज को बल की उपमा दी गई है। यही ओज सुश्रुत बोलते हैं कि यही बल है। बल जब किसी व्यक्ति में बल रहेगा तो रोगों के प्रति लड़ने के प्रति क्षमता आ जाएगी। इसको हम लोग दूसरी भाषा में कैसे समझ सकते हैं, जिस प्रकार से संपूर्ण क्षीर से अर्थात घृत से, क्षीर अर्थात दुग्ध से घृत का निर्माण होता है, उसी प्रकार रसादि जो सप्त धातुएं हैं, रस से लेकर शुक्र पर्यंत जो धातुएं हैं उनके उत्कृष्ट भाग से, सार से ओज का निर्माण होता है। और यही ओज क्या है, बल है। यही ओज बल है, सुश्रुत और चरक दोनों ने कहा है। आइए अब नेक्स्ट बातें करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि ओज का जो स्वरूप है सुश्रुत ने क्या बोला है, ओजः सोमात्मकम, एक टर्म है सोमात्मकम, स्निग्धम, शीतम, स्थिरम, सरम। दूसरा लाइन देखेंगे विविक्तम, मृदु, मृत्सनम च प्राण आयतनम उत्तमम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्राण आयतमम उत्तमम। अर्थात ओज के स्वरूप को, ओज को क्या बताया सुश्रुत ने कि ओज सोमात्मक होता है। सोमात्मक मतलब स्निग्ध, सौम्य होता है। सोमात्मक मतलब सौम्य होता है। और स्निग्ध तो जानते हैं कि स्निग्ध होता ही है, और शीत होता है, और साथ में क्या होता है, स्थिर होता है। शीत वीर्य होता है, शीत वीर्य है, स्थिर गुण का होता है, और सर नेचर का होता है, गुण का होता है। विविक्त अर्थात निर्मल। विविक्त का मतलब होता है निर्मल। विविध का मतलब होता है निर्मल, मतलब स्वच्छ होता है। मृदु मतलब कोमल होता है, कोमल होता है। उसके बाद देखेंगे मृत्सन, मृत्सन मतलब पिच्छिल होता है, पिच्छिल गुण, पिच्छिल गुण का होता है। और तथा प्राण आयतनम उत्तमम, अर्थात प्राणों को धारण करने में उत्तम होता है। तो कहते हैं ना कि बिना ओज के व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। जैसे ही ओज का क्षय हो जाएगा व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाएगा। इसलिए बोला गया प्राण आयतनम उत्तमम। तो जो प्राण होता है इस ओज में आश्रित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राण आयतनम उत्तमम किसके लिए कहा गया है, ओज के लिए बोला गया है। ध्यान दीजिएगा, ओज के लिए प्राण आयतनम उत्तमम बोला गया है। यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने ओज के 10 गुणों की बात किया है। तो पूछा जाएगा ओज के गुण कितने होते हैं, 10 होते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है ओज के गुणों के बारे में लिखिए, तो आपको एज इट इज याद कर लेना है। तो यहाँ देखेंगे गुरु शीतम, मृदु श्लक्षणम, बहलम, मधुर, स्थिरम,
प्रसन्नम पिछलम स्निग्धम ओजो 10 गुणम स्मृतम। प्रश्न पूछा जाता है ओज के गुण कितने होते हैं? 10 होते हैं। सीधे 10 गुणम स्मृतम बोला है, तो अर्थात जो गुण होता है, गुरु होता है, शीत गुण है, मृदु गुण है ओज, श्लक्ष्ण गुण है, बहल अर्थात बहने वाला होता है, मधुर अर्थात जो रस में मधुर गुण होता है, स्थिर गुण होता है, प्रसन्न प्रसन्न गुण होता है, पिच्छिल पिच्छिल गुण होता है, और साथ ही साथ स्निग्ध गुण वाला जो ओज होता है ये 10 गुणों से युक्त होता है। आपको एज इट इज याद कर लेना है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि ओज का पोषण कैसे होता है। ओज का निर्माण एक बार शरीर में हो गया गर्भ के समय में, तो उसका न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरह से ओज शरीर में बैलेंस बना रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं कि जो आहार रस होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, तो आहार रस का निर्माण होता है। आहार रस का जब सम्यक पाचन होगा, आहार रस के सम्यक पाचन के पश्चात जब उसका प्रसाद भाग, प्रसाद का मतलब सार भाग, उसका जो सार भाग बनेगा, अर्थात आहार रस का सम्यक पाचन होने के बाद उसका जो प्रसाद भाग अर्थात सार भाग का जो निर्माण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रस बोलते हैं। जो आहार रस का प्रसाद भाग या सार भाग जो होता है उसको रस कहते हैं। उसी रस के द्वारा ओज का पोषण होता है, और इसी रस के द्वारा रस रक्त आदि धातुएं जो होती हैं सबका पोषण होता है। तो ओज का पोषण भी इसी रस से होता है, और रस से लेकर जो रक्त शुक्र धातुएं भी होती है इसी रस के द्वारा ओज का पोषण होता है। तो इस तरह से ओज का पोषण की बात की गई है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ओज का स्थान, भेद और प्रमाण। भेद का मतलब उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। ओज कितने प्रकार का होता है, ओज का स्थान क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो आइए देखते हैं। ओज का स्थान सबसे पहले हम लोग मानते हैं हृदय होता है। ओज का स्थान क्या होता है? हृदय होता है। हृदय एक तरफ से आपको याद रखना चाहिए, ओज का कहाँ पर स्थित होता है? हृदय में स्थित होता है। लेकिन जब भेद की बात करते हैं तो भेद की बात, ओज के 2 भेद, ओज के 2 भेद किसने बोले? चक्रपाणी ने। चक्रपाणी ने ओज के 2 भेद बोले हैं। उन्होंने ओज के कितने भेद बोले हैं? तो यहाँ देखेंगे 2 भेद कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर चक्रपाणी ने ओज के 2 भेद बोले। ये प्रश्न पूछा जाता है किसने 2 भेद बोले? चक्रपाणी ने 2 भेद बोले हैं। तो ये है आपका पर ओज और अपर ओज, अपर ओज, अपर ओज, ठीक है ना। तो जो पर ओज का स्थान होता है वो कहाँ होता है? हृदय में होता है। पर मतलब श्रेष्ठ, पर का मतलब होता है श्रेष्ठ, पर का मतलब श्रेष्ठ होता है, ध्यान दीजिएगा, श्रेष्ठ होता है। इसका स्थान हृदय बोला गया है। लेकिन जो अपर ओज होता है उसका स्थान होता है संपूर्ण शरीर, सर्व शरीर, सर्व शरीर में अपर ओज का स्थान होता है। अब बात करते हैं कि इसके प्रमाण की। जो पर ओज का प्रमाण होता है वो अष्ट बिंदु होता है, अष्ट बिंदु होता है। अष्ट बिंदु अर्थात 8 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स होता है, 8 बूंद होता है। लेकिन जो अपर ओज होता है, जो उसका स्थान सर्व शरीर है, जो सर्व शरीर में रहता है, उसका प्रमाण अर्ध अंजलि, अर्ध अंजलि इसका प्रमाण बोला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, चाहे 8 ड्रॉप हो चाहे अर्ध अंजलि हो, दोनों प्रमाण में एक ही होते हैं। लेकिन इस पर ओज की श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ बोला गया, इसको श्रेष्ठ बनाने के लिए 8 ड्रॉप, क्योंकि आप लोग देखेंगे सेब वाटर जो सिंबल होता है, सेब वाटर सिंबल होता है, तो उसको ड्रॉप में दिखाया जाता है। तो ये ड्रॉप की वैल्यू लोग ज़्यादा समझते हैं, अंजलि लगता है कि ना ज़्यादा है, बट दोनों के इक्वल प्रमाण होते हैं। तो इस तरह से बात करेंगे कि जो अब अगर मान लीजिए पर ओज के क्षय होने पर, इसके क्षय होने पर क्या होगा? मृत्यु होती है। इसका अगर क्षय हो जाएगा तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अपर ओज का क्षय होगा तो इसके कुछ लक्षण आएंगे, इसके क्षय होने पर लक्षण आएंगे, जिसके बारे में हम लोग भाई बाद में बात करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, किस ओज के क्षय होने पर मृत्यु होती है? तो जो पर ओज होता है उसके क्षय होने पर मृत्यु होती है। जो श्रेष्ठ होता है, जिसका स्थान हृदय होता है, जिसका प्रमाण अष्टबिंदु है, उसके क्षय होने से, उसके थोड़ा सा भी कम होने से इसकी मृत्यु होती है। आचार्य अरुण दत्त ने इसका प्रमाण, पर ओज का प्रमाण 6 बूंद माना है। ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर चक्रपाणी ने पर ओज का प्रमाण 8 ड्रॉप या अष्ट बिंदु माना था, वहीं पर उसकी जगह पे 8 बूंद की जगह पे 6 बूंद अरुण दत्त ने मान लिया है। अब बात करते हैं ओज का कर्म क्या होता है, क्योंकि हम जिसकी बात करेंगे उसके कर्म के भी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखेंगे पहला पॉइंट, ओज क्या है? ओज शरीर का प्राण है, शरीर का प्राण है,
शरीर का प्राण के रूप में माना जाता है। तो प्राण आत्मा उत्तम बोला गया था, सुश्रुत में बोला गया है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, चरक ने क्या बोला है कि ओज जो होता है गर्भ में, गर्भ के समय जो होता है कहीं न कहीं शुक्र शोणित के सार के रूप में रहता है। शुक्र शोणित के सार के रूप में रहता है। तो हम लोगों ने देखा था कि सर्वप्रथम जो है गर्भ में ओज की उत्पत्ति होती है, तो शुक्र शोणित का जो सार भाग होता है वो ओज के रूप में रहता है। सार का जो भाग होता है शुक्र शोणित का वो वही ओज है। और ये क्या करता है ओज? आयु का धारण करता है। ओज क्या करता है? आयु का धारण करता है। तो इसको आप पॉइंट वाइज याद कर लीजिएगा, आयु का धारण करता है। और क्या कहते हैं, ओज के नाश होने पर, ओज के नाश, अगर ओज नाश हो गया तो शरीर का नाश हो जाएगा, शरीर नाश हो जाएगा। ओज के नाश होने पर शरीर नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। ये सभी, और साथ ही साथ ये सभी धातुओं का सार है, सभी धातुओं का सार बोला गया है, सभी धातुओं का सार बोला गया है। तो ये कुछ काम है, कुछ इसके फंक्शन है, कुछ की प्रॉपर्टी है, इस तरह से बताई गई है। अब बात करते हैं कि ओज 6 के बारे में। तो ओज 6 चरक ने सिर्फ एक प्रकार का बोला है, एक प्रकार का बोला है, सिंपल ओज 6 बोल दिया है। लेकिन जब बात करते हैं सुश्रुत की, तो उन्होंने 3 प्रकार का बोला है, 3 प्रकार का बोला है। कौन कौन से देखेंगे? ओजो व्यापद, उन्होंने क्या बोला है? ओजो व्यापद बोला है। दूसरा है ओजो विसरंस, और तीसरा है ओजो 6। तो आप एज इट इज़ याद कर लेंगे, ओजो 6। तो पहले नंबर पे ओजो विसरंस है, दूसरे नंबर पे ओजो व्यापद है, तीसरे नंबर पे ओज 6 है। चरक ने सिर्फ एक प्रकार का ओज 6 बोल दिया, और सुश्रुत ने क्या बोला? ओजो विसरंस, ओजो व्यापद, ओजो 6। इन तीनों के अलग अलग लक्षण बताए हैं, जिसका हम लोगों ने ऑलरेडी इसको वीडियो बना रखा है। आपको हम इसी में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऐड कर देंगे। इसी के साथ हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।